अच्छा, आज के टाइम पे जो कि रील्स का ज़माना चल रहा है, चाहे वो इंस्टाग्राम की रील्स हो या फिर यूट्यूब की रील्स हो, हर कोई स्क्रॉलिंग में लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ है, खो गया है। उसे पता ही नहीं है कि उसका क्या गोल था, क्या करना था, वो भूल जाता है। सो ऐसे में स्वामी विवेकानंद जी के कौन से विचार को ध्यान में रखना चाहिए ताकि हम रील्स में खो ना जाए? रील्स में तो वो इसलिए खो रहे हैं, जो मतलब कोर तो वही है कि लैक ऑफ पर्पस। जब तक पर्पस नहीं तब तक तो सब कुछ ही ठीक है। वो चाहे रील्स में खोए चाहे रोड पे खोए, कहीं ना कहीं तो उसको खोना है। तो अपना जीवन का ध्येय क्या है वो जितना जल्दी मनुष्य को समझ आए, तो स्वामी जी कहते हैं अगर आपके पास कोई पर्पस है तो आप लाखों की जगह हजारों गलतियां तो आप फिर भी करोगे, लेकिन लाखों की जगह हजारों गलतियां आप करोगे। लेकिन अगर आपके पास कोई पर्पस ही नहीं है तब तो आप एक सूखे हुए पत्ते की तरह हो। आपकी दिशा और दशा दोनों हवा तय कर रही है। जिस तरफ हवा चलेगी उस तरफ आप बहते चले जाओगे, जिस तरफ आपको एल्गोरिदम लेके जाएगा उस तरफ आप चलते रहोगे। ये तो इतना सिंपल हो जाएगा। तो जब तक स्वयं का कोई बोध नहीं होगा, स्वयं से क्या करना है ये चिंतन नहीं खड़ा होगा, तब तक तो कोई अंत नहीं है इन चीजों का। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि स्वामी विवेकानंद जी जो है पूरा भारत भ्रमण तो किया ही है, विदेशों में भी गए। और आज से मतलब लगभग 1.25 साल पहले की बात है ना। सो उस समय हमारे पास माध्यम नहीं होते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने का, तो कैसे करते थे? क्या कुछ चुनौतियां उनके सामने आई? स्वामी विवेकानंद लगभग 25 वर्ष की उम्र में पैदल पैदल भारत भ्रमण पर निकले थे। पैदल। और इनको हम कहते हैं कि परिव्राजक सन्यासी। परिव्राजक मतलब वो 3 दिन से ज्यादा एक पर्टिकुलर स्थान पर नहीं रहेगा। ये एक परिव्राजक सन्यासी की एक क्वालिटी होती है। वो जिस तरफ उठ जाएगा उसी दिशा में चलने लगेगा। वो सारी चीजें निर्धारित करके नहीं चलेगा। तो स्वामी विवेकानंद एक हाथ में श्रीमद् भगवत गीता, एक हाथ में कमंडलू लेके पैर पैर भारत भ्रमण पर निकल गए थे 25 वर्ष की उम्र में। और अधिकतर पैदल पैदल, कहीं कहीं घोड़ा गाड़ी। और उस समय जहां जहां रेल नेटवर्क्स थे वहां पर रेल के मतलब रेल लगभग 1800 कुछ में स्टार्ट हुआ था रेल नेटवर्क भारत में। तो उस समय बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश भी नहीं हुआ था, कुछ कुछ रूट ही थे देश में। तो जहां उनका अगर कोई टिकट कर दे तो रेल के माध्यम से, नहीं तो अधिकतर पैर पैर और घोड़ा गाड़ी से उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया था 5 वर्षों तक। और उसके माध्यम से सिर्फ और सिर्फ जलवायु परिवर्तन का तो उन्होंने किया ही क्या। अलग अलग प्रांत में गए तो पानी बदलता है, वहाँ की जलवायु परिवर्तन बदलता है, गर्मी ठंड तो उन्होंने सहा ही। साथ ही साथ उन्होंने भारत की गरीबी को भी बड़े क्लोजली देखा। क्या राजाओं के घर भी रहे और गरीब के घर भी रहे। अच्छा। तो उन्होंने वो अनुभव पाया, क्योंकि उस समय तो राजा रजवाड़े होते थे। तो राजा रजवाड़ों के घर भी रहे और निर्धन के घर भी रहे। तो वो अनुभव पाया कि भारत कैसे है, भारत की आत्मा क्या है, भारत सही मायने में है क्या। और ये पूरा 5 वर्ष का भ्रमण करते हुए, या आप समझे कि बिहार, उत्तर प्रदेश में ही सिर्फ मैं अगर आपको बताऊं तो चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे हाथरस हो, चाहे मेरठ हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे गाजीपुर हो, चाहे अयोध्या जी हो, उसके बाद उत्तराखंड दिल्ली से राजस्थान से गुजरात से मध्य प्रदेश के खांडवा से वो पहुंचते हुए इधर महाराष्ट्र से कर्नाटका, उसके बाद वो केरला से तमिलनाडु और कन्याकुमारी। 5 वर्षों में स्वामी विवेकानंद ने संपूर्ण भ्रमण किया। भारत को बिल्कुल उन्होंने क्लोजली देखा कि भारत है क्या। तब उनको ये आइडिया आया कि ये इस राष्ट्र को तो पुनः खड़ा ही होना पड़ेगा। और उसके लिए फिर वो शिकागो गए, वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन्स में। अच्छा। और शिकागो का जैसे अगर ट्रैवलिंग की बात करूं तो आज हमें लगता है कि आज हम अमेरिका जाएंगे तो क्या है 2 दिन में पहुंच जाएंगे, अगर हॉल्ट भी होगा तो कहीं। स्वामी विवेकानंद को 2 महीने लगे थे। 31 मई 1893 स्वामी विवेकानंद बंबई से निकले थे और वो 30 जुलाई को शिकागो में पहुंचे थे। तो मई जून पूरा चला गया, जुलाई एंड में वो पहुंचे हैं। इतना समय लगता था स्टीमर से, फिर कोई गाड़ी आ रही है, फिर ऐसा करते करते। कितना स्ट्रगल होता था। इतना आसान नहीं था। गांधी जी ने तो पूरा बुक ही लिख दिया था, हिंद स्वराज। आते आते वो कहते हैं कि उन्होंने जो साउथ अफ्रीका से भारत की जो यात्रा थी उसके बीच में पूरी पुस्तक लिख दी थी, हिंद स्वराज।
सो गांधी जी के लाइफ में स्वामी विवेकानंद जी का क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, गांधी सर्वत्र है आज हमारे सामने, दो कारणों से। एक, क्या हर व्यक्ति की जेब में गांधी है? दूसरा, सरकारी बिल्डिंग्स के ऊपर गांधी की बहुत सारी फोटो हैं। तो फिजिकल तौर पर हम गांधी जी को बहुत जानते हैं। हमने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन हम कम से कम फिजिकल तौर पर उनके बारे में जानते हैं। उनके अच्छे और बुरे मीम्स हमें सोशल मीडिया के माध्यम से मिलते रहते हैं। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थे तो उनको एक ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। वो जा रहे थे ट्रेन में, उनके पास टिकट भी था, तो गांधी जी को उठा के ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। क्यों? क्योंकि तुम इंडियन हो, क्योंकि तुम ब्लैक हो, तो भैया तुम हमारे साथ बैठ नहीं सकते। तो गांधी जी को बड़ा फील हुआ। उन्होंने भी वहां पे भी संगठन की शुरुआत करी, लोगों को एकत्रित करने की कोशिश करी, और वहां उन्होंने इंडियन राइट्स के लिए बहुत, एक लॉयर के तौर पर तो वो गए थे वहां पर, तो उन्होंने अपनी वकालत का एक लंबा समय वहां पर इंडियन के राइट्स के लिए लड़ने के लिए सोचा। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थे तो किसी ने उनको बोला, आप विदेश में चले जाओ तो यार लोग आपसे पूछेगा, यार कुछ बताओ तुम्हारी संस्कृति के बारे में, कुछ योगा के बारे में, योगा सिखा दो हमें, कुछ उपनिषद के बारे में बता दो, हमने बहुत सुना है वेद वगैरह हैं तुम्हारे, भाई दुनिया की सबसे पुरानी स्पिरिचुअल अगर कोई टेक्स्ट है तो हमने सुना है भाई वेद हैं, तो कुछ बता दो। तो गांधी जी से जब ये लोगों ने, थियोसोफिस्ट ने पूछा, तो गांधी जी को सोचा यार मेरे को तो कुछ पता नहीं इसके बारे में। तो फिर उस समय स्वामी विवेकानंद की बुक राजयोग अमेरिका में पब्लिश हो गई थी। गांधी जी वहां से वो बुक मंगवाते हैं और इसको पढ़ना शुरू करते हैं, और फिर चाहे वो यदवाड़ा जेल में जाते हैं, संपूर्ण जीवन भर स्वामी विवेकानंद की ये पुस्तक अपने साथ रखते हैं। 1921 में गांधी जी स्वामी विवेकानंद के मठ में जाते हैं, हिंदी में भाषण देते हुए बोलते हैं कि मैं भारत से स्नेह पहले से ही करता था, लेकिन स्वामी विवेकानंद का साहित्य पढ़कर मेरा भारत से स्नेह हजारों गुना और बढ़ गया। आज के टाइम पे इतनी बिजी समय है, हर एक युवा बिजी है। किसी के पास बोलो समय नहीं मिलता, अगर सही में बात करें तो 24 घंटे हर किसी के पास है, लेकिन हर एक युवा कही रहा है कि भाई हमारे पास समय नहीं है। उसके लिए समय का अनुभव कैसे हम कराएंगे स्वामी जी के विचारों से? समय का अनुभव, स्वामी विवेकानंद का लाइफ का दो पार्ट है। एक है पश्चिम में उनका जीवन, एक है भारत में उनका जीवन। स्वामी विवेकानंद का अगर आप दिनचर्या देखेंगे तो आप सोचेंगे कि ये व्यक्ति कैसे ही सब कुछ कर लेता था। कैसे दिनचर्या थी? एक हफ्ते में लगभग 30 लेक्चर देना इतनी बड़ी ऑडियंस को पश्चिम में, इवनिंग में क्लासेस लेना योग और वेदांत पे, सैटरडे और संडे को क्वेश्चन आवर्स रखना, और हर दिन नए नए लोगों से संपर्क करना, साथ ही साथ लिटरेरी राजयोग और इसके ऊपर काम करना, साथ ही साथ वेदांता सोसाइटी को खड़ा करना, साथ ही साथ भारत में जो कार्य, मतलब जो उनके शिष्य थे और जो उनके गुरु भाई थे उनको पत्र लिख के भारत के कार्य को मॉनिटर करना, अपने आगे की विजिट्स को प्लान करना। दिनकर का एक पुस्तक है कि संस्कृति के 4 अध्याय, उसमें दिनकर लिखते हैं कि स्वामी विवेकानंद का जो पश्चिम का जो पहला प्रवास रहा 3.5 वर्ष का, भारत का 3.5 वर्षों में इतना प्रचार प्रसार कभी नहीं हुआ। क्या बात है! क्या मात्र 3 वर्षों में भारत को आप पूर्णतः ट्रांसफॉर्म कर दें। भारत जिसके बारे में सोचते थे ये तो साम सपेरों का देश है, तो गरीब है, इसको ये तो कुछ है ही नहीं, उसको जब स्वामी विवेकानंद वहां पर गए तो भारत से प्रेम हो गया लोगों को। सिस्टर क्रिस्टीन उनकी एक डिसाइपल रही, उसका बड़ा सुंदर वर्णन है। वो कहती है, आवर लव फॉर इंडिया केम टू बर्थ व्हेन वी फर्स्ट हर्ड स्वामी विवेकानंद सेइंग द वर्ड इंडिया। 5 लेटर्स, द लव फॉर इंडिया, द पैशन फॉर इंडिया। क्या हमने भारत के बारे में सुना नहीं था? देखना तो था ही नहीं, गूगल था नहीं, देखें कैसे? सिर्फ जो सुना था वो गलत सुना था
क्या तो साफ सफेरों का देश है, यहाँ तो कास्टिज्म होती है, यहाँ तो कुछ होता ही नहीं, यहाँ तो सब खराबी है, ब्रिटिशर्स यहाँ पर राज करते हैं, इनको कुछ आता नहीं है, ना खाना आता है, ना नहाना आता है, ना सोना आता है, ना मेडिसिन है, ना रैशनल थिंकिंग है, ना साइंटिफिक टेम्परामेंट है, कुछ भी नहीं इन लोगों में। लेकिन स्वामी विवेकानंद को हमने एक बार सुन लिया इंडिया, तो हमको लगा यार ये आदमी बोल रहा है भारत कुछ तो होगा। और ऐसे आधा दर्जन लोग स्वामी विवेकानंद के साथ ही भारत आ गए और अपना पूरा जीवन उन्होंने भारत के लिए समर्पित कर दिया। तो इतना अद्भुत उनका दिनचर्या जो पश्चिम में रही, उसको समझने की हमें जरूरत है। और उस समय तो साधन भी नहीं थे। देखिए साधन से साधना नहीं होती, कभी साधन बढ़ जाने से बहुत सारे साधना नहीं होती। स्वामी विवेकानंद जितना काम कर गए तो कितना वो जिए, 39 years 5 months 24 days, दैट्स इट। इतनी समय में व्यक्ति 2000 वर्ष का काम कर गया। संभालते रहो आप 2000 वर्ष उसको। आज के टाइम पे 40 साल में आदमी कहता अभी तो मैं बस खड़ा हुआ हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, जॉब पाया हूँ अभी जस्ट। यस, तो वो इम्पैक्ट उनका था। तो सालों में एक व्यक्ति पैदा होता है जो सारे चीजों को, जद्दोजहद को, और मतलब अमेरिका में उनके लिए बहुत ही सपोर्टिव माहौल नहीं था। और जब वो, जैसे एक पक्ष मैंने पश्चिम का बताया, दूसरा पक्ष उनका जो भारत का है, कि भारत में जब वो आए तो जो उन्होंने भारत को देखा, तो उन्होंने दो चीजों को देखा। एक, पश्चिम की एजुकेशन और पश्चिम का ऑर्गेनाइजेशन, वो बड़ा तगड़ा था। उन्होंने देखा यार पश्चिम का एक नया लड़का जो 10-12 साल का है, उसके अंदर अद्भुत कॉन्फिडेंस है, और हमारे यहाँ 40 साल के व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं ब्रिटिशर्स को धक्का दे दूंगा बाहर। तो उनको लगा कि एजुकेशन भारत में होनी चाहिए, तो उन्होंने एजुकेशन में बहुत बड़ा काम किया। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि युवाएं ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन आज के टाइम पे जब युवाएं खुद एंजाइटी में हैं, डिस्ट्रैक्टेड हैं और फोकस नहीं है, तो ऐसे में उनको कैसे फोकस में लाया जाए? जैसे कि उन्होंने ये बोला कि आप टेक वन आइडिया, राइट, कि एक विचार को लो और उस पर अनुसरण कर लो। सो आज के टाइम पे युवाओं को अब क्या संदेश देना चाहते हो कि युवाओं को कैसे करना चाहिए? स्वामी विवेकानंद ने के सामने जब इतनी सारी चुनौतियां थी, तो उनसे लोगों ने पूछा उनसे, ये इतनी सारी समस्याएं हैं, इनका हल कौन करेगा? तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं, माई फेथ इज इन द यंगर जनरेशन, द मॉडर्न जनरेशन, आउट ऑफ देम विल कम माई वर्कर्स एंड दे विल सॉल्व द होल प्रॉब्लम लाइक लायंस। क्या मेरा जो विश्वास है ये युवा पीढ़ी के ऊपर है, और ये सिंह के समान आएगा और ये सारी चुनौतियों का समाधान करेगा। ये क्यों था उनको ऐसा उनको क्यों लग रहा था? क्योंकि उनको पता था, क्या जिस व्यक्ति के ऊपर, स्वामी विवेकानंद का एक लेक्चर में वो बताते हैं, क्या जब तक तुम युवा अवस्था में आते हो तब तक, उस समय बहुत जल्दी शादी हो जाती थी, तब तक तो 4 बच्चों की जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर आ जाती है। तुम सामाजिक एक ढर्रे में फंस जाते हो, जाति क्या है, ये क्या है, काम क्या करना है। ज़्यादा से ज़्यादा तुम सोच लोगे क्लर्क बन जाओगे, उससे ज़्यादा सोच लोगे तो एक वकील बन जाओगे, राष्ट्र के बारे में कब सोचोगे? लेकिन फिर उन्होंने ये स्पष्टता से बताया, क्या जब तुम इन चुनौतियों के दायरे में नहीं फंसे हो, उससे पहले अगर तुमने राष्ट्र का चिंतन कर लिया, तो फिर इन चीज़ों में भी जब तुम जाओगे तो भी तुम राष्ट्र के लिए कुछ कर पाओगे। क्या रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बहुत। एक डिफरेंस उसका मैं आपको बताता हूँ। हम तो पंचकुला में बड़े हुए, यहीं पे स्कूल में जाते थे। एक नाम आपने सुना होगा, हनी सिंह। हनी सिंह का बहुत बड़ा नाम था उस समय, तो आप कहेंगे आज भी उसका बहुत बड़ा नाम है, लेकिन उस समय कितना बड़ा नाम था मैं आपको बता नहीं सकता, और उतना बड़ा स्टार कोई हो भी नहीं सकता था। क्लास में उस व्यक्ति का नाम चलता था, और क्योंकि हम तो पंजाब इंडस्ट्री के कैपिटल में बैठे हैं, चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, तो समझ लीजिए क्या नाम होगा। और एक गाना आया दलजीत और हनी सिंह का, बड़ा सुंदर गाना था, कि जद्दो पंगा पै जावे। तो भैया उसमें ऐसा है क्या, एक लड़ाई हो रही है और कुछ पंगा हो रहा है, तो उसमें बंदे जा रहे हैं। तो 2010 से लेके 2018 तक की जनरेशन को बस यही रहा, क्या भैया कोई पंगा होगा और तुम्हारे बंदे होने चाहिए। अब कहाँ पंगा होगा और क्या बंदे होने चाहिए ये नहीं पता, लेकिन कुछ पंगा होता है और बंदा होना चाहिए। तो पूरी जनरेशन ने तो जद्दो पंगा पैजे हुए, पूरा जनरेशन तो अपना समय निकाल दिया। जब हनी सिंह को कॉल आया
2023-24 में किसी ऐसे पंगे वाले से तो हनी सिंह साहब चले गए एसपी के ऑफिस में, वो हाथ जोड़ के उन्होंने कह दिया जी मेरे तो डर गया हूं, मेरे को आप सिक्योरिटी दे दीजिए। एक पूरी जनरेशन को आपने सिखा दिया जदो पंगा पै जवे, और जो आपके ऊपर आए बाद में उन्होंने लर्नर टॉप पे जाके अपना सारा बताया कि भाई करियर में मैं क्या कर रहा था, क्या गलत है क्या सही है। वो व्यक्ति तो सरवाइव कर गए, लेकिन उसका क्या जो पूरी जनरेशन अपना सर्वहन तो कर गई, इन्फ्लुएंस्ड हो चुकी है। उसका जो नुकसान हो गया वो तो वापस ठीक नहीं हो सकता। तो इसको रील और रियल लाइफ बहुत अलग होती है। आप इतना प्रभाव आपने रिपीट करते करते वो गाना इतनी बार सुन लिया कि आप एक अलग ही दुनिया में चले गए कि एक पंगा होना चाहिए और बंदे होने चाहिए। जिसने वो गाना बनाया रियल लाइफ में जब होता है तो वो लाइफ पूरी अलग होती है। तो रील और रियल लाइफ बहुत अलग होता है।